बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 14 का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में हम पढ़ेंगे ओनली आज के लेक्चर में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रेजिस्टर्स के बारे में डिस्कशन की थी कि रेजिस्टर हमारे पास क्या होते हैं, वो डिवाइस होता है जो कि फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस या अमाउंट ऑफ करंट की क्या करता है, अपोजिशन करता है। तो उस डिवाइस को फिर हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टर। और इस डिवाइस के इस एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को क्या कहते हैं, हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जब हम इन रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं आपस में, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, करंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वोल्टेज के ऊपर, जिस तरह हमने कैपेसिटर के केस में डिस्कशन की थी। तो हम दो तरीकों से जो ये रेजिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। एक को हम नाम देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और रेजिस्टर्स, और एक को हम नाम देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, when the resistors are connected end to end in such a way that there is a single path for the flow of current are said to be connected in series। जब हम रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर लें इस तरीके से कि उसमें जो फ्लो होने वाला करंट है उसके फ्लो होने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल पाथ हो, तो इस किस्म के कॉम्बिनेशन को फिर हम क्या नाम देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। फॉर एग्जांपल, यहां पे अगर हम देखें कि 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 are connected in series with a voltage source is shown in figure। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम फिगर की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 रेजिस्टर्स है जिनकी रेजिस्टेंसेस है R1, R2 एंड R3, और ये जो हमारे पास सीरीज में कनेक्ट है। अगर आप देखें एंड टू एंड, एक रेजिस्टर उसके साथ डायरेक्ट फिर दूसरा रेजिस्टर, उसके साथ फिर डायरेक्ट तीसरा रेजिस्टर। तो इस तरह अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं रेजिस्टर्स की तो इसको फिर हम क्या नाम देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इन रेजिस्टर्स को स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया है थ्रू दिस स्विच। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, मतलब कि जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें अमाउंट ऑफ करंट आई जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। करंट को चूंकि हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये करंट जो इस डायरेक्शन में होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, करंट आई। ठीक है, ये करंट जब R1 से पास होता है तो इसको हम नाम देते हैं I1। यही करंट जब R2 से पास होता है तो इसको हम नाम देते हैं I2, और यही करंट जब R3 से पास होता है तो उसको हम नाम देते हैं I3। जो वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास रेजिस्टर R1 के क्रॉस होता है उसको हम V1 कहते हैं, V1 से रिप्रेजेंट करते हैं। R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम V2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि R3 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम R3 से रिप्रेजेंट करते, V3 से हम जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हमने ध्यान में रखने होंगे कि करंट जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा होगा, जबकि वोल्टेज कैसा होगा। अब उसकी तरफ जाते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि द अमाउंट ऑफ करंट पासिस थ्रू ईच रेजिस्टर इज अ सेम। मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे स्विच को क्लोज करते हैं, मींस ऑन करते हैं, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। रेजिस्टर R1 के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है, R2 के क्रॉस फ्लो कर रहा है, R3 में फ्लो कर रहा है, तो ये सारे करंट हमारे पास क्या होंगे, सेम। क्योंकि सीरीज में हमेशा याद रखो करंट क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि उनके लिए, इनके फ्लो होने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल पाथ है। करंट डिपेंड करता है पाथ्स के ऊपर। अगर पाथ ज्यादा होंगे तो फिर करंट भी डिफरेंट होगा, लेकिन अगर पाथ सिंगल है, एक ही पाथ है, तो फिर वहां पे करंट जो है वो सेम रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि I1 is equal to I2 is equal to I3 is equal to I, that this is equation number 1। अब हम बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप्स की। So the sum of all voltage drops across each resistor is equal to the source voltage। हमेशा याद रखो, जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होता है सीरीज में,
यहाँ पे जितने भी वोल्टेजेस आएंगे उन तमाम को अगर हम सम कर लें तो ये इस सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अगर हमारे पास सोर्स वोल्टेज है 12 वोल्ट, ठीक है, और तो फिर हमारे पास V1 फॉर एग्जाम्पल अगर ये V1 जो है 3 वोल्ट है, V2 हमारे पास जो है 5 वोल्ट है, तो फिर V3 जो है वो कितना होगा, वो फिर हमारे पास होगा 4 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि अगर हम इनको ऐड कर लें 4 + 5 9 + 3 = 12 जो कि बराबर है 12 वोल्ट। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितना वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं वो इन सब में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या दूसरे अल्फाज में यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अगर उनको हम ऐड कर दें तो फिर वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ना कि V = जो सोर्स वोल्टेज है ये बराबर होगा V1 + V2 + V3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब चूंकि स्टूडेंट हम रेजिस्टर्स को कंबाइन कर रहे हैं तो हमने टोटल रेजिस्टर्स फाइंड आउट करना होगा, या टोटल हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एज वी नो दैट, या अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, आप ओहम्स लॉ देख सकते हैं कि ओहम्स लॉ किसे कहते हैं, वो एक रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन बताते हैं हमें वोल्टेज करंट और रेजिस्टर के दरमियान। तो आप जो है ओहम्स लॉ को मस्ट सीखे पहले, अगर आपने जो है ओहम्स लॉ को नहीं सीखे तो आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपने ओहम्स लॉ को अंडरस्टैंड करना होगा। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है ओहम लॉ का, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V = IR, V = IR। तो अगर V = IR है तो फिर V1 क्या होगा, I1R1, V1 क्या होगा, I1R1। सिमिलरली V2 क्या होगा, I2R2। सिमिलरली V3 क्या होगा, I3R3। इसी जस्ट ओहम्स लॉ को ही हम ओबे का मींस फॉलो कर रहे हैं। अब इन तमाम वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 के में पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास V की वैल्यू भी आ गई, V1 V2 V3 सारे वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं। नाउ यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज दैट के यहाँ पे क्या हमारे पास V, तो V किस चीज के बराबर है, IR। V1 किस चीज के बराबर है, I1R1 प्लस V2 किस चीज के बराबर है, I2R2 प्लस, और V3 किस चीज के बराबर है, I3R3। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि सारे करंट्स हमारे पास क्या है, सेम है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 3, हम इस इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हैं। और इक्वेशन नंबर 1 में क्या है कि सारे करंट्स को आप सेम लेते हैं और इसको हमने I के बराबर लिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा I1 की जगह भी I आ जाएगा IR1 प्लस I2 की जगह भी I आ जाएगा IR2 प्लस I3 की जगह भी हमारे पास क्या आ जाएगा, IR3। अब हम यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास I क्या है, कॉमन है, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट इससे हम क्या करते हैं, I को कॉमन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि IR = I कॉमन हो गया तो आ जाएगा R1 + R2 + R3। यहां से ये I और I क्या हो जाएगी, कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा कि R = R1 + R2 + R3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 और इसको हम नाम देते हैं R इक्विवेलेंट, EQ इक्विवेलेंट, या R T का नाम भी दे सकते हो, R टोटल, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया और ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट्स है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे तो हमने 3 रेजिस्टर्स की बात की कि सिर्फ 3 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड हो सीरीज में तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, सो यही फार्मूला हमारे पास होगा, इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3 डैश प्लस Rn। जितने भी Rn जो है कोई भी वैल्यू हो सकता है, 5 6 7 3 4 एनी वैल्यू हो सकती है 1 to इंफिनिटी। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब ये है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि दिस इक्वेशन शोज, ये एमसीक्यूज स्टूडेंट याद रखें, दिस इक्वेशन शोज दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इसकी बात हो रही है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन। मतलब क्या हुआ कि जब हम सीरीज में रेजिस्टर्स को लगा देते हैं, जब हम सीरीज में रेजिस्टर्स को लगा देते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टर आएगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा इसमें से हर एक रेजिस्टर से, इसमें से हर एक रेजिस्टर से जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना होगा, ये एमसीक्यूज के लिए भी आपने ध्यान में रखना होता है।
अब ये जो बात हमने की यहाँ पे इस इक्वेशन का मतलब ये, इसको मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ और उससे मैं आपको जो है प्रूफ करवा देता हूँ कि ये इक्वेशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट हमारे पास जो है R1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3 ओहम, R2 की वैल्यू हमारे पास है 5 ओहम एंड R3 की वैल्यू हमारे पास है 6 ओहम। ओहम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये चूंकि हम कंसीडर करते हैं कि हमने इनको सीरीज में लगाया हुआ है, अब सीरीज में हमारे पास फार्मूला क्या है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है 3 ओहम प्लस R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 ओहम प्लस R3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 ओहम। अब इन सबको ऐड कर लें, हमारे पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8 प्लस 6 14। तो हमारे पास आ गया 14 ओहम। अब अगर हम देखें ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 14, अब इसको कंपेयर कर लें, 3 से क्या है ज्यादा है, R2 से क्या है ज्यादा है, R3 से भी क्या है ज्यादा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन, कि कॉम्बिनेशन में जो भी रेजिस्टर लगा हुआ होगा उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे आपके लिए स्टूडेंट जो एमडीकेट देना चाहते हैं या जो ईटा टेस्ट दे रहे होते हैं, या आप 10th वाले जो है अगर पेपर में आपके लिए रजिस्टर के ऊपर एमसीक्यूज आ जाते हैं, बाज अक्सर दफा जो है इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं, वो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं कि हमारे पास जो है एक एमसीक्यूज होता है कि लेट वी हैव 3 or 4 रजिस्टर्स हैविंग आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि सेम रेजिस्टेंस है उसकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हैविंग आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओहम, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब आपने ध्यान में रखना होगा कि जब हमारे पास जो है रेजिस्टर सीरीज में, उनके लिए तो आपने फार्मूला ध्यान में रखना है, इज इट क्लियर। लेकिन यहां पे मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं। लेट हमारे पास जो है R1 इज इक्वल टू 5 ओहम, R2 इज इक्वल टू 5 ओहम, R3 इज इक्वल टू 5 ओहम एंड R4 इज इक्वल टू 5 ओहम। 4 रेजिस्टर्स गिवन है हैविंग आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस ऑफ 5 ओहम। कोई भी वैल्यू 5 हो सकता है, 6 जो भी हो, लेकिन सारे सेम रेजिस्टेंसेस है। अब आपसे जो है वो फाइंड आउट करवाना चाहते हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये सारे रेजिस्टर्स क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। तो बजाय ये कि आप ये वाला मेथड यूज करें कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, उससे अच्छा मैं जो आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं। तो आपने करना क्या होगा, हमारे पास फार्मूला आ जाएगा कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR। सिंपल आपने ये फार्मूला यूज करना होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR। इसमें ये N क्या है, N मींस नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, कितने रेजिस्टेंसेस है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस कितने 4, हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई R की वैल्यू कितनी है 5 ओहम, हमारे पास आ गया 4 5 आर 20 ओहम। तो ये R इक्विवेलेंट आ गया। तो शॉर्ट डायरेक्ट आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह अगर हमारे पास, लेकिन ये बात याद रखो स्टूडेंट, ये तब आप ये फार्मूला यूज करोगे जब आपके पास रेजिस्टेंसेस क्या हो आइडेंटिकल, सेम रेजिस्टेंसेस हो। लेकिन अगर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस है तब आपने इसी तरीके से ऐड करना होगा। लेकिन अगर आपके पास आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है तो ये आप एमसीक्यूज के लिए, एमडीके टेस्ट के लिए, ईटा टेस्ट के लिए, इस तरह के जो टेस्टों के लिए आपने ये फार्मूला याद रखना होगा कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N R। तो वो जो है हमारे पास N क्या होगी, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने कनेक्टेड है, और R जो वैल्यू है, चूंकि सब की वैल्यू सेम है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20 ओहम। इंशाल्लाह इस तरह जब अगर फिर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वो इंशाल्लाह जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो है वो हम पढ़ेंगे रेजिस्टर, उस टॉपिक में फिर मैं आपको फार्मूले जो है समझाऊंगा। सो दिस इज ऑल स्टूडेंट अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज, कि जब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो फिर क्या होगा, आपने ध्यान में रखना होगा ये पॉइंट्स कि करंट हमेशा सेम रहेगा, वोल्टेज जो है उनका सम ऑफ वोल्टेज हमेशा सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा, एंड द थर्ड पॉइंट इज कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा फ्रॉम ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। सो होपफुल स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी।
फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।